नमस्कार साथियों, आज हम करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गणित पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए फॉर्मूला रटाना, रटाना गलत शब्द हो गया। ऑप्शन बी तार्किक सोच एवं समस्या समाधान कौशल का विकास। देखते हैं। ऑप्शन सी कैलकुलेटर चलाना। ऑप्शन डी तेज लिखना। तो देखिए, तेज लिखने का गणित से कोई लेना देना नहीं है। कैलकुलेटर चलाना गलत बात हो जाएगी। रटाना तो बता ही दिया है, तो ऑप्शन बी आपका होगा करेक्ट आंसर। तार्किक। क्वेश्चन 2। गणित एक सार्वभौमिक भाषा क्यों कहलाती है? मैथमेटिक्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों कहलाती है? देखते हैं। ऑप्शन ए, सब अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है। ऑप्शन बी, इसके प्रतीक और नियम सभी स्थानों पर समान होते हैं। हाँ, ये बात सही है। देखते हैं आगे के ऑप्शंस। सी, यह कठिन विषय है। गलत बात, हर किसी के लिए कठिन नहीं है। सरकार ने ऐसा कहा है, यह भी गलत बात। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3। एक बच्चा 7 + 5 को जोड़ने के लिए उंगलियों का उपयोग करता है। प्याजी के अनुसार यह किस अवस्था का संकेत है? ऑप्शन ए, अमूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन सी, पूर्व। और ऑप्शन डी, संवेदीगामक। तो देखिए, संवेदीगामक में तो बच्चा नहीं कर पाएगा। ऑप्शन सी, पूर्व संक्रियात्मक, इसमें डेवलप तो हो जाता है लेकिन इतना प्रॉपर वे में नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, मूर्त संख्यात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और कंक्रीट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वह उसे जोड़ने के लिए किनका उपयोग कर रहा है? उंगलियों का उपयोग कर रहा है। तो उसे मूर्त रूप की जरूरत पड़ रही है, इसलिए उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूर्त संख्यात्मक अवस्था। क्वेश्चन 4। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण में रटने के स्थान पर किस पर अधिक बल दिया गया है? देखें, रटने पर बल नहीं दिया है ना, उसके बजाय किस पर दिया है? देखते हैं। ऑप्शन ए, अधिक होमवर्क। गलत बात। ऑप्शन बी, अवधारणात्मक समझ। हो सकता है, देखते हैं। ऑप्शन बी, कोचिंग। गलत बात है ये भी। ऑप्शन डी, अधिक टेस्ट। ये भी गलत बात है। ये अधिक टेस्ट, अधिक होमवर्क, ये डिपेंड करेगा रेनफोर्समेंट किस बेस पर देना है बच्चे को, पुनर्बलन कैसे देना है। बट रोट लर्निंग यहाँ पर न होते हुए क्या आएगा आपका आंसर? आंसर होगा ऑप्शन बी, अवधारणात्मक समझ। क्वेश्चन 5। गणितीय तर्क, मैथमेटिकल रीजनिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, तेज गणना करना। नहीं। पैटर्न पहचानना, अनुमान लगाना तथा अपने उत्तर का औचित्य प्रस्तुत करना। देखते हैं। ऑप्शन सी, सूत्र याद करना। ये भी गलत बात। नकल करना, ये भी गलत बात। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6। एक अध्यापिका कहती है, गणित लड़कों का विषय है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, प्रेरणा का। ऑप्शन बी, गणित के प्रति लैंगिक रूढ़िवादिता। ऑप्शन सी, सही कथन है। ऑप्शन डी, ये अभिप्रेरणा है। तो देखें, यहाँ पर अध्यापिका ने गणित लड़कों का विषय यह कहकर एक जेंडर को लेकर स्पेसिफिक बात कर दी है, जो कि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग या लैंगिक रूढ़िवादिता का केस है। तो यहाँ पर यह गणित के प्रति क्या बता रहा है? लैंगिक रूढ़िवादिता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7। रचनावादी उपागम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल व्याख्यान देना, यह बड़ी क्लासेस में होता है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सुविधा प्रदाता एवं मार्गदर्शक, हाँ, फैसिलिटेटर होता है शिक्षक। देखते हैं आगे। दंड देना, यह तो पूरी बात गलत हो गई। केवल पुस्तक पढ़ाना, नहीं, समय समय पर हमें खेल भी खिलाना होगा, समझाना भी होगा और भी एक्टिविटीज करना होगी। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, सुविधा प्रदाता एवं मार्गदर्शक की भूमिका होती है। क्वेश्चन 8। एनईपी 2020 में गणित शिक्षण में खेल आधारित अधिगम प्ले बेस्ड लर्निंग पर अधिक बल क्यों दिया गया है? ऑप्शन ए, समय बिताने के लिए। ऑप्शन बी, गणित का डर कम करने तथा अवधारणाओं को सरलता से समझाने के लिए। ऑप्शन सी, छुट्टी देने के लिए। या ऑप्शन डी, फीस बढ़ाने के लिए। देखो, प्ले बेस्ड लर्निंग पर फोर्स इसलिए नहीं किया कि फीस बढ़ा दें, या लिए भी नहीं कि छुट्टी दे दें, या समय बिताने के लिए, टाइम पास के लिए करवा रहे नहीं। ये इसलिए करवा रहे ताकि बच्चा खेल खेल में चीज़ों को सीख सके, उसका जो डर है वो कम हो सके और वो अवधारणाओं को सरलता से समझ सके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9। गणित के प्रति भय, मैथफोबिया का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए, विषय का कठिन होना। ऐसा हर किसी के लिए नहीं है। ऑप्शन बी, अनुचित शिक्षण विधि और असफलता का अनुभव। देखते हैं, हाँ, ये हो सकता है। ऑप्शन सी, कम बुद्धि लब्धि। नहीं।
ऑप्शन डी भाग्य। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। कौन कौन से? ए, सी एंड डी। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 10, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का उदाहरण कौन सा है? देखिए ऑप्शन है 2+2 4। यहाँ पर देखिए आप, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे को इतना सोचना नहीं पड़ रहा है। ऑप्शन बी, यदि किसी आयत की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये थोड़ा सोचने वाली चीज़ है। ऑप्शन सी, पहाड़ याद करना। ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो गई। याद करना है, रोट लर्निंग वाली बात है। डी, कॉपी करना। कॉपी करना भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो बच रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्या कि किसी आयत की लंबाई अगर दोगुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चा उसे सोचेगा। मैथ लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, प्रदर्शन करना। देखिए प्रदर्शन करने के लिए मैथ लैब का उपयोग तो नहीं करेंगे। ऑप्शन बी, मूर्त अनुभवों से अमूर्त अवधारणाओं तक पहुंचाना। हाँ, ये हो सकता है, मूर्त से अमूर्त के लिए। फोटो खींचना, ये भी गलत बात है। स्टोर रूम के रूप में उपयोग करना, ये भी गलत बात है। होता होगा कुछ जगह पर, ये सब चीज़ें पर गलत है। फोटो खींचने के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, है ना, ये सब चीज़ें गलत है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या कि हम मूर्त अनुभव से बच्चे को अमूर्त अवधारणा तक पहुंचा सके। शिक्षक गणित में त्रुटि विश्लेषण क्यों करता है? ऑप्शन है अंक काटने के लिए। अंक काटने के लिए जरूरी तो नहीं है, ये गलत हो गया। बच्चे की सोच और त्रुटियों के कारण को समझने के लिए, हाँ ये हो सकता है। आगे के ऑप्शंस देखते हैं। दंड देने के लिए, अरे भाई उसको मारना होगा तो किसी भी चीज़ का बहाना बना के मार देगा बच्चे को। अगला देखिए, समय बिताने के लिए। समय बिताने के लिए भी जरूरी नहीं है कि एरर एनालिसिस करें। उसे टाइम पास करना होगा तो 4 बच्चों को खड़ा करके कुछ भी एक्टिविटी करवा देगा जो विदाउट टीचिंग एड्स के या बिना किसी ज्ञान संवर्धक की हो। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी की बच्चे की सोच और त्रुटियों के कारण को समझने के लिए। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बहुसंवेदी शिक्षण मल्टी सेंसरी टीचिंग का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए, केवल बोलकर पढ़ाना। देखिए बोलकर पढ़ाना मल्टी सेंसरी है ना, मतलब आपकी बहुत सारी जो सेंसेस है उनका यूज होगा यहाँ पर। ऑप्शन बी, देखकर छूना और स्वयं करके सीखना, जैसे डाइनिस ब्लॉक्स, अबेकस, इस टाइप से। ऑप्शन सी, केवल होमवर्क देना और केवल टेस्ट लेना। देखिए केवल शब्द जहाँ तक आता है वहाँ पर हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, देखकर छूना और स्वयं करके सीखना। क्वेश्चन 14, केस स्टडी। एक बच्चा गुणा को बार बार जोड़कर हल करता है, यह क्या दर्शाता है? ए, बच्चा कमजोर है। बी, अवधारणात्मक समझ का विकास हो रहा है। बच्चा आलसी है। सी ऑप्शन। ऑप्शन डी, बच्चा नकल करता है। तो देखें, बच्चा गुणा को बार बार जोड़कर कर रहा है, इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट पता है कि इस चीज को या इस नंबर को मैं इतनी बार जोड़ूंगा तो आंसर वही आएगा। तो बच्चा कमजोर है, ये बात भी नहीं बोल सकते हैं। बच्चा आलसी है, अरे आलसी कहाँ से हुआ, जोड़ने में ज्यादा समय लग जाएगा। 6 7 जा, आराम से बोल देगा 42, और 6 को 7 टाइम जोड़ेगा, 6 + 6 12, 12 + 6 18, काफी टाइम लगेगा। तो आलसी वाली बात तो हो नहीं सकती। बच्चा नकल करता है, ये भी बात नहीं हो सकती। तो आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, समस्या समाधान का पहला चरण क्या है? ऑप्शन ए, समाधान करना। समाधान डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, कुछ देखना पड़ेगा उसके लिए पहले। ऑप्शन बी, समस्या को समझना। देखते हैं इसके आगे के और ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन सी, उत्तर लिखना। उत्तर कैसे लिख देंगे डायरेक्ट। ऑप्शन डी, उत्तर की जांच करना। ये जांच करने का काम भी स्वयं का नहीं है। तो समस्या समाधान विधि का पहला चरण तो यही होगा ना कि हम प्रॉब्लम जो है इसको क्या करें, आइडेंटिफाई करें। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्या को समझना। क्वेश्चन 16, गणित में निदानात्मक परीक्षण कब किया जाता है? ऑप्शन ए, सत्र के अंत में। ऑप्शन बी, किसी इकाई के प्रारंभ में या कठिनाई का पता लगाने के लिए। ऑप्शन सी, कभी नहीं। ऑप्शन डी, केवल वार्षिक परीक्षा में। तो देखें, केवल वार्षिक परीक्षा में बात गलत हो गई, ये तो एफ और ऐसे वाली बातें हो जाएगी, है ना, फाइनल और समेटिव असेसमेंट वाली, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट वाली। ऑप्शन सी, कभी नहीं, ये गलत बात हो गई। हमें निदानात्मक परीक्षण हमेशा करते रहना चाहिए। सत्र के अंत में, ये भी गलत बात हो गई। ऑप्शन बी आएगा आपका, किसी इकाई के प्रारंभ में या कठिनाई को पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, डिसकैलकुलिया से प्रभावित बच्चे को मुख्यतः किस प्रकार की कठिनाई होती है? तो देखें,
पढ़ने में आपका डिसलेक्सिया होता है, पढ़ने में एंड बोलने में। लिखने में आपका डिस्ग्राफिया होता है। तो यहाँ पर जो बचेगा आपका गणित को लेकर कैलकुलिया याद रखना। तो डिसकैलकुलिया जो होगा संख्या ज्ञान एवं गणना में कठिनाई के लिए होता है। क्वेश्चन 18, ओपन एंडेड क्वेश्चंस का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए 5+3। देखिए ये डायरेक्ट आंसर दे देगा बच्चा, या फिर डायरेक्ट ट्रू एंड फॉल्स सही और गलत पूछ लेना। ये भी गलत है क्योंकि ओपन एंडेड नहीं है, यहाँ पर बच्चा एक ही ऑप्शन देगा सही या गलत। ऑप्शन डी एमसीक्यूज, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, लिमिटेड ऑप्शन है। ऑप्शन बी 10 बनाने के लिए 3 अलग अलग तरीके बताइए। तो देखिए यहाँ पर 10 बताने के लिए बच्चा 2 + 8, 6 + 4, 4 + 6, 3 + 7, 5 + 5 बहुत सारे ऑप्शंस दे सकता है या बहुत सारे तरीके बता सकता है। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पोर्टफोलियो मूल्यांकन में क्या शामिल किया जाता है? केवल टेस्ट पेपर? नहीं, केवल टेस्ट पेपर से बात नहीं बनेगी। बच्चे के प्रोजेक्ट, चार्ट तथा समस्या समाधान के विभिन्न तरीके, हाँ ये होगा, देखते हैं आगे। सी कुछ नहीं, अरे डी फीस की रसीद। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के प्रोजेक्ट, चार्ट तथा समस्या समाधान के विभिन्न तरीके को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेंट कंडीशनिंग सक्रिय अनुबंधन का गणित शिक्षण में उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए डांटना? नहीं। सही उत्तर पर प्रशंसा, स्टार या पुरस्कार देना, हाँ ये हो सकती है। अनदेखा करना, ये भी बात गलत हो गई। दंड देना, ये भी गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग के बाद अगला चरण क्या होता है? ऑप्शन ए फिर से असफल घोषित कर देना, अरे भैया अभी हमने उसकी रिमेडियल टीचिंग करी है, उसे बाहर से फिर से असफल कैसा कर सकते हैं? ऑप्शन बी पुनः परीक्षण करके उसके सुधार का मूल्यांकन करना, हाँ क्योंकि ये बार बार चलेगा। ऑप्शन सी पढ़ाई छोड़ देना, नहीं। डी डांटना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, पुनः परीक्षण करके उसके सुधार का मूल्यांकन करना और कंटिन्यू यही प्रोसेस लगातार रखना। क्वेश्चन नंबर 22, CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गणित शिक्षण में निम्न में से कौन सी सुविधा नहीं मानी जाती है? अतिरिक्त समय देना, ये बात तो सही है। पाठ्यक्रम आधा कर देना, देखते हैं इसको। ऑप्शन सी कैलकुलेटर की अनुमति देना, ये बात भी हो सकती है। ऑप्शन डी बड़े अक्षरों वाली अध्ययन सामग्री देना। हाँ देखिए, एक CWSN बच्चे को हमें अतिरिक्त समय भी देना पड़ेगा, उसे हमें कैलकुलेटर की अगर नीड है, जैसे डिसकैलकुलिया वाले केस में कुछ जगह पर बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ होता है विदाउट इंटरनेट वाला, स्मार्ट कैलकुलेटर को छोड़ के जो सिंपल कैलकुलेटर होता है उसकी अनुमति दी जाती है। और बड़े अक्षरों वाली अध्ययन सामग्री देना, ये तो सही बात है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम आधा कर देना। क्वेश्चन नंबर 23, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में तुलना किससे की जाती है? जो क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट होता है उसमें हम किससे तुलना करते हैं? ऑप्शन ए कक्षा के टॉपर से, हर बच्चा अलग है, यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते। पूर्व निर्धारित अधिगम परिणामों से, हाँ उसके खुद के पिछले रिकॉर्ड से हम तुलना कर सकते हैं। ऑप्शन सी मित्रों से, ये भी वही कंपैरिजन हो गया, गलत हो जाएगा। डी किसी से नहीं, ये बात भी गलत हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो तुलना करते हैं, बच्चे द्वारा पहले क्या सीखा गया था या उसके लिए हमने क्या चीज़ें निर्धारित की थी, वो आउटकम्स उसे हासिल हुए या नहीं हुए, उन आउटकम्स को लेकर हम कंटिन्यू काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, एक बच्चा 13 - 7 को पहले 7 - 3 = 4 और फिर 10 - 4 = 6 के रूप में हल करता है। क्या कर रहा है? 13 - 7 बराबर, हमें ये सॉल्व करना था। वह क्या कर रहा है? पहले 7 में से 3 माइनस कर रहा है और 4 लिख रहा है। फिर क्या कर रहा है? 10 में से 4 माइनस कर रहा है और फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है? 6 लिख रहा है। तो यहाँ पर जो उसकी प्रॉब्लम है वो किस तरह की प्रॉब्लम है देखते हैं। ऑप्शन ए गलत रणनीति। गलत रणनीति तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बच्चा यहाँ पर देखिए माइनस कर रहा है, ऋण का सवाल हल कर रहा है, मतलब उसकी कुछ न कुछ रणनीति तो होगी, उसकी खुद की भी कुछ न कुछ कंसेप्ट या अवधारणा होगी। देखते हैं। ऑप्शन बी विघटन रणनीति, ये क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन सी रटने की रणनीति, अरे भाई यहाँ पे रटना कैसे हो सकता है, डायरेक्ट आंसर ही बता देता ना, 13 - 7 = 6। तो रटने की रणनीति गलत हो गई। ऑप्शन डी अनुमान लगाने की रणनीति,
ऐसा भी नहीं बोल सकते अनुमान, अनुमान लगाना होता तो यहीं पे डायरेक्ट कर देता है एक ही बार में, तो ये भी गलत है। तो यह जो रणनीति है यह है विघटन को लेकर रणनीति, उसका खुद का कुछ कंसेप्ट है जो यहाँ पर वो हल यहाँ पर जो वह सॉल्व कर रहा है। तो आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, गणितीय संचार मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए चुप रहना, ऑप्शन बी अपने समाधान को शब्दों, चित्रों या प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट करना, हाँ ये बात सही है। ऑप्शन सी नकल करना, ये गलत बात है। तेज लिखना, ये भी कोई बात नहीं हुई। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अपने समाधान को शब्दों, चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 26, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 3 तक गणित में मुख्य फोकस किस पर है? ऑप्शन ए बीजगणित पर, अरे कक्षा 3 का बच्चा है वो, बीजगणित कहाँ से आ गया? ऑप्शन बी आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता, FLN संख्या ज्ञान और मानसिक गणना। देखते हैं त्रिकोणमिति पर या कैलकुलस पर। तो देखें कैलकुलस, त्रिकोणमिति ये सब आपके हायर क्लासेस की बात हो गई है। तो आपका जो कक्षा 3 के लिए जो बेस है वह है ऑप्शन बी, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को लेकर, FLN या निपुण भारत जो आपका कंसेप्ट है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 27, सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का गणित में क्या लाभ है? ऑप्शन ए केवल शोर बढ़ाता है, गलत बात। नकल करना, अरे ये तो और भी गलत बात हो गई। समय की बर्बादी, तो आंसर क्या बच रहा है? ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, साथियों से सीखना तथा समस्या के अनेक समाधान सीखना, कोऑपरेटिव लर्निंग में ये होगा। 28, गणित में प्रोजेक्ट कार्य का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? पहाड़ याद करना, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ। अपने घर का मासिक बजट तैयार करना, हो सकता है ये एक टास्क के तौर पर दे सकते हैं। डिक्टेशन लिखना, अरे भैया दंड देना, ये सभी गलत हो रहे हैं, ए, सी और डी। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी अपने घर का मासिक बजट तैयार करना। 29, एक प्रतिभाशाली बच्चा कक्षा में बोर हो रहा है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको अधिक होमवर्क दे दें, देखते हैं, उसे पीछे बैठा दें या उसे डांटना चालू कर दें। तो देखिए पीछे बैठाना, डांटना और अधिक होमवर्क देना, यह क्या है? गलत बात है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखते हैं ऑप्शन बी में क्या दिया है। समृद्धिकरण गतिविधियां जैसे पहेलियां, पैटर्न और चुनौतीपूर्ण कार्य देना सही है, क्योंकि गिफ्टेड बच्चा है तो उसे कुछ स्पेशल या कुछ अधिक जो उसके लेवल का है उस लेवल का उसे कार्य देना पड़ेगा, ताकि वह क्या हो अपनी बोर्डम को खत्म कर सके और उसमें इंगेज रह सके। नहीं तो फिर वो क्लास को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। अधिगम के लिए आकलन का उपयुक्त उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी एग्जिट टिकट, अंगूठा ऊपर अंगूठा नीचे जैसे त्वरित प्रतिक्रिया तकनीकें, या फिर ऑप्शन सी केवल अंतिम परीक्षा, या कोई भी नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर जो आंसर होगा वार्षिक परीक्षा। देखो फॉर लर्निंग है ना, अधिगम के लिए आकलन है, तो वार्षिक परीक्षा नहीं होगी, केवल अंतिम परीक्षा भी नहीं होगी, और डी कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बी है जिसका करेक्ट आंसर है। क्या है कि एग्जिट टिकट, अंगूठा ऊपर नीचे जैसी त्वरित प्रतिक्रिया तकनीकें यूज करके लर्निंग करना। धन्यवाद साथियों, आप सभी को अगर क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शिक्षक मंत्र में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर 31 है। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और साथ ही 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।